ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू जी। हम फिज़िक्स 12th क्लास की पढ़ रहे हैं, तो आज हमने उसका सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू करना है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो हमने पढ़ा है, और उसके मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने थ्रू आउट देखा है कि किस तरह से हैं और क्या लेआउट है। आज हम इसका दूसरा चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोडायनामिक्स उसे करने जा रहे हैं। और आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी कि सेकंड चैप्टर का नाम तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसकी एक वजह है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी असल में इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही है। ठीक है, इलेक्ट्रो से मुराद है चार्जेस और डायनामिक्स से मुराद है इन मोशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पिछला पूरा चैप्टर जो था वो हमने पढ़ा है, जिसमें चार्जेस एट रेस्ट थे। इसमें हम चार्जेस इन मोशन को पढ़ेंगे। तो पहले की तरह इस बार भी हम जो है सबसे पहले हम लेआउट देखेंगे कि इस चैप्टर में ओवरऑल गेम क्या है, हमने पढ़ना क्या क्या है। तो इलेक्ट्रोस डायनामिक्स इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, हमने इसमें चार्जेस इन मोशन पढ़ने हैं। ठीक है, और चार्जेस इन मोशन में हम ऑब्वियसली करंट पढ़ेंगे, और माफ़ कीजिएगा, करंट पढ़ेंगे, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन, उसकी जो डायरेक्शंस हैं जो ट्रिवियल है, और दूसरी है उससे जो जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इंक्लूडिंग दी सोर्सेज कि हम एक करंट का सोर्स किसे कहते हैं, उसकी डायरेक्शन, डेफिनेशन, वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इसमें। और मेन हम ये करंट को डिस्कस करेंगे, और दूसरे लॉज हैं जिसको गवर्न करते हैं। तो दो बेसिकली लॉज हैं। सबसे पहले है ओहम्स लॉ। ठीक है, तो ओहम्स लॉ की हम स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है चीज़ें हैं, और ये टेम्परेचर के साथ किस तरह से असरअंदाज होता है, इसकी क्या डिपेंडेंसी है। इसी को यूटिलाइज़ करते हुए हम फिर रेजिस्टेंस के फिनोमिना को सीखेंगे, और रेजिस्टेंस में हम दो तरह के रेजिस्टर्स का जिक्र करेंगे। एक रियोस्टेट होगा, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और एक थर्मोस्टेट होगा। ये भी वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी की वजह से उसे थर्मोस्टेट कहा जाता है। हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पावर डेसिपेशन जो होती है वो क्या होती है और किस तरह से होती है एक रेजिस्टर में, और इसके साथ साथ ईएमएफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डिस्पर्शन वगैरह, पावर वगैरह के कुछ बारे में पढ़ेंगे। दूसरा लॉ जो हमने करना है वो है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ के दो लॉ हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो हम उन्हें करेंगे, और फिर इनको यूटिलाइज़ करते हुए हम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, और इसके साथ साथ पोटेंशियोस्टेट है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार फिर से देख लें। तो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स करना है, जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं जिस चैप्टर को। इससे मुराद है चार्जेस इन मोशन। तो इसके दो बुनियादी पोर्शंस हैं। एक तो हम करंट को डिस्कस करेंगे, और दूसरा इससे एसोसिएटेड लॉज को। ठीक है, तो करंट है, करंट की डेफिनेशन है, उसकी डायरेक्शंस हैं, ट्रिवियल है, कन्वेंशनल है, और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है, इसके इफ़ेक्ट्स हैं, सोर्सेज हैं, वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके लॉज हैं, इसमें ओहम लॉ और किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और ओहम का लॉ है। हम उसकी स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, और उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या है। फिर हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यूटिलाइज़ होगा फिनोमेना रेजिस्टेंस का और रेजिस्टर्स का। और फिर रियोस्टेट और थर्मोस्टेट, दो तरह के रेजिस्टर्स को देखेंगे। इसमें पावर डेसिपेशन किस तरह से होती है वो देखेंगे, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बैक होती है उसे देखेंगे कि किस तरह से जनरेट होती है। दूसरी तरफ किरचॉफ लॉज पढ़ने के बाद हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे, और पोटेंशियोस्टेट बनाएंगे, और देखेंगे कि ये किस तरह से है। ठीक है, तो ये तो था जी आपका ओवरऑल लेआउट। छोटा सा चैप्टर है, आपको ये सारा कुछ जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह लें, ये हमने पढ़ना है जी।
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जी कि करंट क्या होता है। ऑन अ ईजी नोट अगर मैं कहूँ तो अक्सर बच्चे कहेंगे जी फ्लो ऑफ चार्जेस, और इसमें कुछ कबाहत भी नहीं है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस ही होता है, लेकिन ये कम साइंटिफिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? इफ़ नेट चार्ज डेल्टा क्यू पासिस थ्रू, अच्छा इसमें एक फिनोमेना, एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। passes through unit cross sectional area in time delta t। तो अगर नेट चार्ज q किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल टी टाइम में गुज़रता है तो हम कहते हैं कि इसमें जो है वो करंट बहा है, या ये हम कहते हैं जी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आई से है और इसका फॉर्मूला है डेल क्यू बाय डेल टी। ठीक है, इसका अगर हम एस आई यूनिट की तरफ आएँ तो एस आई यूनिट ये कॉलम है, ये टाइम है तो सेकंड होगा, तो ये कूलम्स पर सेकंड है, और हम इसे जो है एम्पेयर भी कहते हैं। और ये जो है वो बेसिक आपने पढ़ी थी ना 11th के मेरे ख्याल पहले चैप्टर में बेसिक क्वांटिटीज़, तो उसमें से एक करंट भी थी। ठीक है, तो ये बेसिक क्वांटिटी है, इससे दूसरी बनती हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ हम बनाते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक ये है कि जी ये वेक्टर होता है या ये स्केलर होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, नहीं बल्कि आपके लेवल पे नहीं पूछा जाता। तो आपके लिए यही है कि इस पर जो नॉर्मल जो अर्थमेटिक रूल्स हैं उनसे हटकर हमें थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, वो नहीं लगानी पड़ती। इसके लिए पूरा एक कोर्स होता है डीएलडी का, जो हम डीएलडी करेंगे अगर आइंदा वक्तों में की हमने एडवांस कोर्सेज में, तो फिर हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्यों होती है, क्या होती है, क्या इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन जो ओवरऑल हम कहते हैं वो तो था ना कि ये स्केलर है या वेक्टर है तो इस पर स्केलर के लॉज लगेंगे या वेक्टर्स के, वो तो उस हवाले से था। वैसे अगर हम देखें फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन की भी जो है वो दो तरह से हम डायरेक्शन को बयान करते हैं। एक है जी कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है, कन्वेंशनल, और एक है जी इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल को कन्वेंशनल इसलिए कहा जाता है कि पहले जो साइंसदान थे ना वो ये सोचते थे कि जो फ्लो होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होता है। ठीक है, और लेकिन बाद में हमें पता चला जी कि नहीं, ये असल में जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन चूँकि करंट जो है ये हम मेजर करते हैं उसके एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स से, एक्सटर्नली क्या इफ़ेक्ट्स डाल रहा है, तो एक्सटर्नली इसके भी वही इफ़ेक्ट थे तो और इसके भी वही थे, तो हमारे पास जो है ना एक इक्विवेलेंट करंट इस्टेब्लिश होता था, चाहे वो पॉजिटिव की वजह से हो या नेगेटिव की वजह से। तो हमने इस डायरेक्शन को भी ट्रिवियली अभी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जी कि हमारी जो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ चार्जेस, उसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा जो करंट है वो भी हम कन्वेंशनली कह रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो वो दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ठीक हो गया जी। अच्छा, कब से हम कह रहे हैं जी ये नेट चार्ज की यहाँ पे हमने बात की, फिर यहाँ पे हमने चार्ज की बात की, यहाँ पे भी हमने चार्जेस की बात की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो असल में कहानी क्या है, चार्जेस का फ़्लो कैसे कैसे हो सकता है किन किन मटीरियल्स में, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर तो हों जी आपके पास कंडक्टर्स, तो उनमें तो ईजी है, उनमें जो करंट कैरियर है या चार्ज कैरियर है,
ठीक है। कैरियर से मुराद है जो कैरी करता है, ठीक है। तो वो तो आपके पास होंगे जी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास है जी कोई भी एक्वस मीडियम है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आप पढ़ के हैं ना फर्स्ट ईयर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सारा सिलसिला। तो उसमें आपके पास क्या होता है जी, उसमें फ्री आयंस जो फ्री आयंस हैं वो आपके चार्जेस को जो है वो मूव करवाते हैं, आपके करंट के फ़्लो का बायस बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें गैसेस की, ठीक है, तो गैसेस में समवट जो है वो चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, प्लाज्मा भी जनरेट हो जाता है, ठीक है, रेडिकल्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो ये चार्ज कैरियर है, ये ब्रॉडन टर्म है, ठीक है। तो आपने जब भी कहना है तो चार्ज कैरियर कहना है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव कहेंगे तो आप बाउंड हो जाएंगे कंडक्टर्स तक, सिर्फ फ्री एंड्स कहेंगे तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स तक बाउंड हो जाएंगे। तो इसलिए आपने चार्ज कैरियर्स कहना है, ठीक है। तो ये हो गया जी करंट के बारे में। तो इसके अलावा इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो अच्छा, डायरेक्शन का आपको पता चल गया ना कि ये फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, जब मैं हायर टू लोअर कहता हूँ तो हायर से मुराद ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 200 है, और लोअर से मुराद ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 10 है या 20 है, ठीक है। तो इससे मुराद, इसे आप देखें ना, जैसे आपकी छत पर एक टंकी है तो वो हायर लेवल पे है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बाहर आपकी एक टैप लगी हुई है और नीचे आपकी एक बाल्टी है, तो ये लोअर है, ठीक है। तो ये हायर है पॉजिटिव, तो ये लोअर है नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ठीक है, कन्वेंशनली अगर हम कहें। डायरेक्शन हो गई जी। आगे चलते हैं जी। आगे है जी करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। कंडक्टर्स, तो जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो आपने वैलेंस शेल थ्योरी तो पढ़ी होगी। तो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बाउंड नहीं होते, ठीक है, वो फ्री टू मूव होते हैं, इजी टू मूव होते हैं, ठीक है। और वो सारे मटेरियल्स में हर वक्त मूव करते रहते हैं ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशनल एनर्जी और इस तरह की दूसरे जो फिनोमिनास हैं, ठीक है, वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये है वो स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन में भी बात की थी। तो इसमें से यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ़्लो होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं साथ में इसके कुछ नहीं अटैच करता, एट ए मोमेंट सोचें ज़रा, तो जितने इधर से इधर जाएंगे चार्जेस करंट कैरियर, उतने ही इधर से इधर भी आएंगे, तो हमारे पास ओवरऑल तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन होता है आम तौर पर, ठीक है। पोटेंशियल मतलब वो मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी वजह से करंट फ्लो बाइस नहीं हो रहा होता स्पेसिफिक एरिया में से। लेकिन बाहर जब हम कोई पोटेंशियल लगा लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये मैंने बैटरी लगा दी है, इस पर नेगेटिव आ गए, इस पर पॉजिटिव आ गए, तो अब क्या होता है, अब आपके जो पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा टिल्ट दिखाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये किस तरह से टिल्ट होता है, फ़र्ज़ करें ये एक कोई भी पाथ है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इधर आपने जो है वो पॉजिटिव दे दिया, फ़र्ज़ करें इधर नेगेटिव दे दिया। तो पहले ये रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल दिया है तो इसकी रैंडम मोशन जो है ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये डॉटेड लाइन बनाई है सिर्फ इतनी सी, तो इसे हम कहते हैं ड्रैग वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अक्सर ना हमारे बच्चों के यहाँ कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि अगर हमने ये फ़्लो यहाँ से सीखना है तो यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, ठीक है, तो ये चलता यहाँ तक आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होता असल में। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास होते हैं और वो हर वक्त जो है वो वाइब्रेशन करते रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो उसके साथ वाइब्रेट होंगे, उसके साथ टकरा जाएंगे, इधर को डाइफ्रेक्ट हो जाएंगे, फिर डाइफ्रेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से तो जो आपकी पावर है वो इस तरह से, जो निज़ाम है वो इस तरह से चलता है। वो ख़ुद नहीं ट्रैवल करता बल्कि वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रैवल करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और ये जो है ना तकरीबन 10⁻³ मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। तो ये असल में बहुत कम है, ठीक है। आम तौर पर अगर हम थर्मली देखें तो वो कई सौ सीवरल 100 जो है मीटर पर सेकंड जो है वो उसकी वेलोसिटी होती है। यानी कि वैसे भी पड़ा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन मतलब तेज़ होती है। जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क आता है, इस माइन्यूट सा है, मिलीमीटर पर सेकंड का आता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी डिस्कशन जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके आगे चलते हैं जी, हम देखते हैं जी इसका सोर्स से क्या मुराद है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ करंट। तो सोर्सेज ऑफ करंट को समझने से पहले ना आपको इसकी पूरी गेम का पता चलना चाहिए कि ये फ़्लो होता कैसे है, ठीक है, इसमें क्या निज़ाम होता है। तो वही हम टैप वाली मिसाल ही लेंगे। फ़र्ज़ करें ये आपकी छत है, ये इसके साथ टैप है और ये आपकी बाल्टी पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से ये हायर है, ये लोअर है, तो यहाँ से पानी आता रहेगा, ठीक है। कब तक आता रहेगा, ठीक है, ये अब हमने देखना है। तो ये टैप वाली मिसाल हमने पीछे बात की, ये हायर होता है पॉजिटिव उसको दोबारा से, और ये लोअर होता है, ठीक है। तो अब से जब भी हायर कहूँगा तो आपके जहन में डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। सोर्स ऑफ करंट से क्या मुराद है। फ़र्ज़ करें आपके पास 2 कंटेनर हैं, ठीक है, एक इधर पड़ा हुआ है और एक कह लें कि जी आपका इधर पड़ा हुआ है। तो इसमें भी पानी है तो इसमें भी पानी है। तो कब तक कंटेनर ए से कंटेनर बी तक पानी आता रहेगा। बच्चों वाला सवाल है कि जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक दोनों में जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो उसी तरह से फ़र्ज़ करें आपके पास 2 पोटेंशियल हैं, तो ये एक पोटेंशियल पे पड़ा हुआ है, ये एक पोटेंशियल पे पड़ा हुआ है। आप एक वायर के ज़रिए से इसे जोड़ देते हैं तो कब तक फ़्लो होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। उसके बाद काम स्टॉप हो जाएगा। तो उस काम को जारी रखने के लिए इन दोनों भाइयों को लड़ते रहने के लिए, लड़ाई कराते रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें इनकी शादी करनी पड़ेगी दोनों भाइयों की। शादी से मुराद की यानी कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जो इनका पोटेंशियल जो है इनमें रिटेन करके रखे। तो वो चीज़ जो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है कायम रखती है, उसे हम कहते हैं जी कि ये हमारा करंट सोर्स है, ठीक है। अब एक जो बुनियादी सी तो बात है वो ये है जी कि ये कोई भी नॉन इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी की फॉर्म उसे हमेशा कन्वर्ट करता होगा इलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो फिर ही पोटेंशियल उनका दोनों का वो कायम रख सकेगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप एक जैसा रख सकेगा, एक जैसा नहीं ऑपोजिट रख सकेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी ये नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जीज़ मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास जी केमिकल है, ठीक है, जिस तरह से केमिकल है आपके पास, सोलर है आपके पास, मैकेनिकल है, ठीक है, और कौन सी होती है जी, हाँ थर्मो है, ठीक है। तो अगर केमिकल हो तो आपको पता है ना सेल्स में और बैटरीज़ में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सोलर पैनल्स जो हैं उनमें ये वाला सिनेरियो हो रहा होता है। थर्मो जो है आपको पता है कि हमारे मुख्तलिफ जो थर्मोकपल्स हैं उनकी मदद से हम जनरेट करते हैं, या हमारे जो वो हैं क्या कहते हैं उसे, जियो स्टेशन, जियो थर्मल स्टेशन, पावर स्टेशन, उनसे भी थर्मोकपल्स आपने पढ़े होंगे, उनके ज़रिए से भी हम जनरेट करते हैं, ठीक है। हीट से मैकेनिकल में सारे जनरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें मोटर से घूमती है तो फिर जनरेट होती है, ये सारे हैं। तो ये सारे सोर्स ऑफ करंट हो सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाएं जी, आगे है जी इफ़ेक्ट ऑफ
इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। वैसे देखें, करंट जो है वो वैसे तो देखी ना नहीं जा सकती, जैसे अकल है, ठीक है। तो अकल को वैसे तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसके वो अपने होने का सबूत देती है, ठीक है, आपके फ़ैसलों से, आपकी बोलचाल से। उसी तरह से जो करंट है उसको ऐसा तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो जहाँ पर भी होता है तो अपनी कुछ असरात मुरतब करता है, बताता है कि भाई मैं हूँ। तो वो कौन कौन से हैं जी? तो बुनियादी तौर पर 3 हैं जी वो, ठीक है। तो पहले है जी हीटिंग इफ़ेक्ट, उसके बाद जी मैग्नेटिक, और फिर है जी केमिकल। ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये कि आपके चूँकि लेआउट में था तो हम गो थ्रू हो रहे हैं, कभी कभार है कि इसमें से कुछ पूछ ले तो पूछ ले। इस वजह से ज़रा चीज़ें ना नॉन साइंटिफिक चल रही हैं। आप भी कह रहे होंगे कि सर आज आप ज़रा कोई अथेंटिक बात नहीं, कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं बता रहे, चूँकि आपका टॉपिक ही ऐसा है, ज़रा खुशका सा है, ठीक है। तो आगे चल के जब कॉन्सेप्चुअल बात होगी तब हम उसे रिलेट करेंगे डेली लाइफ से, ठीक है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है जी? हीटिंग इफ़ेक्ट ये है जी कि मुख्तलिफ़ तरह से फ़र्ज़ करें आपके जो हीटर्स हैं, ठीक है, उनमें आपके जो टोस्टर्स हैं उनमें ये सारे हो रहा होता है फिनोमेना। होता क्या है जी, करंट के गुज़रने से हीट पैदा होती है, ठीक है। और इसका ये एक्सप्रेशन है, एक जगह न्यूमेरिकल एक तो जगह इस्तेमाल हो जाएगा I²RT, ठीक है। R जो है वो रेजिस्टेंस है, I करंट है। जहाँ से भी करंट गुजरेगा वहाँ पे अगर उसे रेजिस्टेंस फील होगी तो हीट जनरेट होगी, ठीक है। ये हीट है, ये बेसिक फार्मूला है, अक्सर इस्तेमाल भी होता है। अब ज़हन नशीन रखना है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या है जी? तो जब भी किसी वायर में से करंट फ़्लो होता है, ठीक है, करंट फ़्लो होता है तो उसके गिर्द बिल्कुल वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑब्जर्व होती हैं जैसे कि मैग्नेट के। तो हम इससे इलेक्ट्रो मैग्नेट बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जानते हैं ना आप, जिसमें जो तब मैग्नेट होता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, ठीक है। तो किसी भी वायर में से अगर वो इंसोलेशन जो होती है वायर पर से वो ना हो तो आपको मैग्नेटिक इफ़ेक्ट उसके इर्द गिर्द फील हो सकता है। और एक एक्सपेरिमेंट भी है शायद फर्स्ट ईयर में, जब हम वो पाउडर सा छिड़कते हैं और हम देखते हैं कि वो अलाइन हो गया ऐसे हमारी वायर के गिर्द। तो खैर, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी हम इससे जो है वो फील करते हैं। और फिर केमिकल इफ़ेक्ट है, इसे मुख्तलिफ़ तरह से आपने जिस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा होगा और पायरोलिसिस पढ़ा होगा, पायरोलिसिस नहीं सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा। तो वो सारे फिनोमिनाज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। जिस तरह कॉपर सल्फाइड है ना, तो ये तोड़ देता है कॉपर को और सल्फाइड को, ठीक है, इस तरह से कहीं से। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये जो काम हो रहा होता है ये सारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और ये फिर जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और उधर ही डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है वो आपने आज करना है। तो हम एक बार रिवाइज़ करते हैं इसे और फिर हम जो है वो टाटा बाय बाय करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में ना हम लॉ करेंगे, वो कुछ थोड़ा सा टेक्निकल है, उस पर बातचीत करने में मज़ा आएगा। तो हमने सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर करना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, लेकिन आप चूँकि मेरे स्टूडेंट हैं तो आप इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही कहेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो उससे नॉलेज से हमें ये ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा अथेंटिक भी लगेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करना है, इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इससे फ्लो ऑफ चार्जेस को डिस्कस करना है। तो सारा लेआउट जो था, लेआउट कहाँ बनाया हमने भाई, ये है। तो इसके 2 बुनियादी पोर्शंस हैं। सबसे पहले हमने करंट के बारे में डिस्कस करना है, डायरेक्शन है, इफ़ेक्ट है, सोर्सेज जो आज हमने कर लिए हैं। और दूसरा बड़ा पोर्शन है कि हमने 2 लॉज पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में, ओहम लॉ और किरचॉफ लॉ। ओहम लॉ में इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी पहले देखेंगे, फिर रेजिस्टेंस पर आ जाएंगे, रेजिस्टर और उसकी मुख्तलिफ रियोस्टेट्स और थर्मोस्टर्स, और हम पावर डेसिपेशन को पढ़ेंगे और ईएमएफ किस तरह से जनरेट होती है उसको देखेंगे।
फिर किरचॉफ के दोनों लॉज पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियल स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। आज हमने करंट वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म कर भी लिया। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करना है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो हम ये तो एक आम आसान डेफिनेशन है, ठीक है, करंट की। लेकिन टेक्निकली क्या है, टेक्निकली आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी याद रखना है, और यहाँ पे नेट चार्ज में जो चार्ज कैरियर का हमने कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, उसे भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर नेट चार्ज डेल क्यू पास होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसमें करंट इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो अच्छा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट जो है वो एम्पेयर है, कूलम सेकंड के इक्विवेलेंट होता है, और ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिर हमने इसकी डायरेक्शन देखी थी कि कन्वेंशनल डायरेक्शन भी है और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन भी है। कन्वेंशनल जो पहले इस्तेमाल होती थी, ठीक है, साइंसदानों को लगता था कि ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला जी कि नहीं, ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से है। लेकिन चूँकि ये एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स पर दोनों के एक जैसे इफ़ेक्ट्स थे, तो उन्होंने ये इक्विवेलेंट करंट ही होता है इसका भी। तो कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्जेस की, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की ही डायरेक्शन को लेते हैं आज भी। क्वेश्चन था जी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, जो पैरेलल होती है, हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद चार्ज कैरियर में देखा जी कि कंडक्टर होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फ्री आयंस जो उसमें होंगे। ठीक है, और अगर गैसेस होगा तो उसमें वो जो आयंस होते हैं, प्लाज्मा जनरेट होता है, रेडिकल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हमने कहा जी कन्वेंशनली फ्रॉम हायर टू लोअर जो है वो पोटेंशियल, वो चार्जेस फ्लो करते हैं। तो हमने बाल्टी की एग्जांपल ली कि छत पर आपकी टैप पड़ी हुई है, आपकी क्या कहते हैं, टंकी है, और ये टैप के ज़रिए से आपकी बाल्टी है। तो ये हायर है तो ये लोअर है, तो हमें वो रखना है। हायर और लोअर से मुराद को वैल्यूज़ नहीं है कि इसकी 200 है, इसकी 20 है। ठीक है, तो फ्लो होता रहेगा इस तरह से। मज़ीद आगे आ जाए जी, करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर हमने पढ़ा है जी। इसमें हमने कहा है जी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से होती है। ये यहाँ से चल कर यहाँ नहीं जाता, बल्कि थोड़ा सा टिल्ट आ जाता है उसके आर्म मूवमेंट में। ठीक है, हमने कहा जी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकंड की है, और ये बड़ा कम है बजाय इसके कि जो हमारे रूम टेम्परेचर पर हमारी जो वेलोसिटी होती है, जो रैंडम वेलोसिटी होती है, वो several 100 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, फिर हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा जी कि सोर्सेज ऑफ करंट, सोर्स कैसे कहते हैं करंट का। हमने कहा जी कि 2 कंटेनर हैं जिनमें पानी है, तो उनमें तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों का लेवल एक नहीं हो जाता। ठीक है, इसी तरह हमने फिर देखा जी कि दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होता तब तक इस वायर में से फ्लो होता रहेगा। तो उसी तरह से है कि हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो कायम रखे, ताकि फ़्लो बनता रहे, फ़्लो होता रहे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, वो करंट सोर्स हो सकती हैं। अब इसके लिए कंडीशन है कि वो कोई भी नॉन इलेक्ट्रिक चीज़ को, एनर्जी की फॉर्म को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा। तो केमिकल हो तो सेल, सोलर हो तो सोलर पैनल में, थर्मल को थर्मोकपल्स करते हैं, और मैकेनिकल जनरेटर करते हैं। उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स पढ़ा जी कि हीटिंग इफ़ेक्ट करता है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट करता है, वही पैटर्न फॉलो होता है, और केमिकल इफ़ेक्ट में भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसमें हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ना आपके पास 2 होते हैं इलेक्ट्रोड्स, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। आपने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी। तो एनोड को एनोड इसलिए कहते हैं और कैथोड को कैथोड इसलिए कहते हैं, आपको उम्र भर नहीं भूलेंगे इनके चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो एनोड पे वैसे होता है पॉजिटिव, इस पे होता है नेगेटिव। तो अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, ये मिक्स हो जाएगा। तो अब आपने याद रखना है ये नाम उनको उस आयन की वजह से दिए गए हैं जो उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, तो एनोड की तरफ जाएंगे नेगेटिव एनाइंस। ठीक है, एनाइंस जिस तरफ जाएंगे वो हो जाएगा जी एनोड। ठीक है, और कैटाइंस, ठीक है, यानी पॉजिटिव आयंस जिस तरफ जाएंगे, वो तो एनालॉजी आपकी क्लियर ही है ना आयंस वाली, तो वो आपका हो जाएगा जी कैथोड।
ठीक है। तो ये आयंस के नाम की रिस्पेक्टिवली रखा गया है। तो एनाइन जिस तरफ जाएंगे वो चूँकि ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा तो वो एनोड, और कैटायंस जिस तरफ जाएंगे वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा तो वो कैथोड। ठीक है, तो यही कुछ था आज के लेक्चर में। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। सी यू सून।